वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक्यूट डायरिया के बारे में। अगर आपको एक दिन में 3 से ज़्यादा बार मोशन हो रहे हैं, मोशन ज़्यादा लिक्विड है और जो स्टूल का वेट है वो 200 से 300 ग्राम पर डे से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन को हम डायरिया कहते हैं। और अगर ड्यूरेशन जो है 14 डेज से कम है अभी, तो इस सिचुएशन में हम इसे एक्यूट डायरिया कहेंगे। जो एक्यूट डायरिया है 90% केसेस में ये इन्फेक्शंस की वजह से होता है। 10% केसेस में जो है ये नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ की वजह से होता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो है वो कॉमनली यूज्ड ड्रग्स की वजह से होता है। जैसे कि आपने कोई एंटीबायोटिक लिया हो, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर ड्रग्स या एंटासिड की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ में आपको टॉक्सिन का इंजेक्शन है, जैसे आर्सेनिक, ऑर्गेनोफॉस्फोरस या पॉइजनस मशरूम अमेंशिया लिया हो। इसके अलावा इस्चीमिक कोलाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस एक्सेट्रा में भी ये हो सकता है। जो इन्फेक्शियस कॉजेज़ रहते हैं उसमें जो डायरिया है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी या नॉन इन्वेजिव काइंड ऑफ डायरिया। जो इस तरीके का डायरिया होता है ये यूजुअली स्मॉल बाउल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, और स्मॉल बाउल में जो है इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का हाइपर सेक्रेशन होता है और जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम होती है, जिसकी वजह से प्रोफ्यूज वाइटरी डायरिया होता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। और इसमें जो एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं उसमें जो अम्बलाइकस के इर्द गिर्द क्रैम्प्स हो सकते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग और ब्लॉटिंग हो सकता है। ये मोस्ट कॉमनली जो है वायरसेस की वजह से होता है, और जिसमें अडल्ट में नोरोवायरस और बच्चों में रोटावायरस। इसके अलावा ये कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया स्टेफ ऑरियस, बैसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम प्रोफिंजेंस, और एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया जैसे कि एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो वल्निफिकेस। इसके अलावा जो एंटेरो एड्रेंट बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, जैसे एंटेरो पैथोजेनिक ई कोलाई और एंटेरो एग्रीगेटिव ई कोलाई, और कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि जार्डिया जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एडर कर जाते हैं और अब्जॉर्प्शन को जो है अफेक्ट करते हैं। जो इस तरीके का डायरिया होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया, इसमें जो स्टूल में है ब्लड और पस सेल नहीं होता है। जो स्टूल एग्जाम होता है यूजुअली नॉर्मल रहता है। जो दूसरे तरीके का डायरिया होता है एक्यूट डायरिया, वो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डायरिया और एक्यूट इन्वेजिव काइंड ऑफ डायरिया। इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन होता है वो आंतों में जो है उसकी वॉल में इन्वेड कर जाता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। यूजुअली ये कोलोन को इन्वॉल्व करता है, तो इसमें हमें जो है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जो होता है एब्डोमेन का, उसमें पेन कर सकता है, क्रैम्प कर सकता है, और जो एसोसिएटेड सिम्टम हो सकते हैं उसमें जैसे कि स्टूल के लिए अर्जेंसी और टेनिसमस हो सकता है। और जो वॉल्यूम होता है डायरिया का वो यूजुअली स्मॉल होता है। तो ये जो है इन्वेजिव बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जिसमें साल्मोनेला, शिगेला, कुम्पाइलोबैक्टर, yersinia एंटेरोकोलिटिका, एरोमोनास, एंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, या फिर साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जिसमें कि एंटेरो हेमरेजिक ई कोलाई, O157H7 और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल आते हैं। इसके अलावा जो है कुछ वायरसेस जैसे साइटोमेगालो वायरस जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ब्लडी डायरिया और इन्वेजिव डायरिया कर सकता है, जो कि HIV पेशेंट में और जो कि IBD पेशेंट में हो सकता है। तो ब्रॉडली आप जो एक्यूट डायरिया को है वो 2 तरीकों में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि एक्यूट नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया जो यूजुअली वाटरी डायरिया काइंड ऑफ डायरिया होता है। ये जो होता है यूजुअली वायरल होता है और लेस इन्वेजिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसमें जो है स्मॉल बाउल का इन्वॉल्व होने की वजह से ज़्यादा वाटर स्टूल में पास होता है, तो इसमें डिहाइड्रेशन का थोड़ा खतरा रहता है। बट इसमें जो है वॉल का इन्वेजन नहीं होता है, तो इसलिए इसमें ब्लड और पस सेल नहीं होते हैं, और यूजुअली ये सेल्फ लिमिटेड होता है। इसमें हम तभी इवेलुएट करते हैं अगर मान लो डायरिया 7 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करता है, या जो डायरिया है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है। जो इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ डायरिया है और इन्वेजिव डायरिया है, इसमें यूजुअली जो है स्टूल में ब्लड आता है, पस सेल आते हैं, इसे डायसेंट्री भी कहते हैं। तो इस टाइप ऑफ डायरिया को हमें अर्ली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाएंगे कि कैसे एक्यूट डायरिया को मैनेज किया जाए और कब हमने जो है एंटीबायोटिक देनी है और
जो कफ हमने है इसमें अर्ली इंटरवेन करना है। थैंक यू, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।